देन अब हम बात करेंगे सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स की। देखो सील्स का पर्पस क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। सील्स का पर्पस हो सकता है जैसे आपका ये कोई लेटर है, इस पर स्टैंपिंग करने के लिए सील्स का यूज़ हो गया। आपका करेंसी के लिए सील्स का यूज़ हो गया, आपका ट्रेड के लिए, या फिर आपका जैसे एक होता है मार्किंग, जो आपका यहाँ स्टैंपिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप मार्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कि मान लेते हैं कोई एक सील है ऐसी, अब इस सील में ये फिगर बना है, तो व्हाट इट विल डिपिक्ट इज, व्हाट दिस फिगर विल डिपिक्ट इज, कि ये किसी पर्टिकुलर, मान लेते हैं हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, ऐसे ऐसे फिगर बना दिया इस सील में, और आइडेंटिफाई कर दिया ये एक पर्टिकुलर क्लैन या मर्चेंट का या किंग का सिंबल है। तो जहाँ पे भी ये सील होगी, ये होगा, तो ये सील होगा, स्टैम्प होगा इसका, तो ये जाएगा तो एक पर्टिकुलर चीज़ों को डिपिक्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके का भी सील का यूज़ हो सकता है आइडेंटिटी, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। अब उस टाइम पे आपका ना आधार था, ना पैन कार्ड, ना पासपोर्ट, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे ही चीज़ों को डेवलप करोगे, टेक्नोलॉजी जो उस टाइम पे अवेलेबल थी उस बेसिस पे, और वहाँ पर आइडेंटिफाई करवाओगे कि हाँ वी बिलोंग टू दिस रीजन, वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, और हम आपके लिए ट्रेड करने आए हैं या फिर ट्रांजैक्शन करने आए हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, फिर स्क्रिप्ट की बात पे करते हैं। हड़प्पन सील में जो है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट लिखा है, एनिग्मा, एक वर्ड आया एनिग्मा, जो ये आपका एनिग्मा आया, एनिग्मा एनिग्मेटिक वर्ड बनाता है। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्टीरियस, पजलिंग, कंफ्यूज करने वाला, एक थोड़ा होता नहीं है जिसको आप कहेंगे सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, यहाँ पे टर्म यूज़ होगा। तो जो ये स्क्रिप्ट है इसको हम एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि डिसाइफर नहीं हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप एनिमल सिंबल्स पाओगे, आप डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स पाओगे जिनका ट्रांसलेशन या फिर डिसफर नहीं किया जा सका है। और एक लाइन ऑफ राइटिंग है, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। तो अब आप देखो कि ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो शॉर्ट हैं, कंसाइज्ड हैं, और जो लॉन्गेस्ट है भी, तो लॉन्गेस्ट हैज़ 26 साइंस या फिर सिंबल्स। ठीक, और अब आप एक चीज़ और इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस स्क्रिप्ट में कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं था। क्यों? क्योंकि हम इसलिए आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इस स्क्रिप्ट में 375 से लेकर 400 तक के सिंबल हैं। ये जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन मेंशन्ड है, ये तो ये 375 से 400 सिंबल्स यहाँ पर थे। तो अब आप ये देख सकते हो कि इन चीज़ों की वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे सिंबल्स हैं, डिसाइफर करना, उनकी एक एक की मीनिंग देखना, इट इज़ अ वेरी इनॉर्मस टास्क, वेरी माइंड बॉगलिंग टास्क है ये। और आप इतने सारे सिंबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे जब आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है? आपके पास अगर कोई रेफरेंस होता तो यू कुड हैव ट्रांसलेटेड सम ऑफ द पार्ट, तो जिससे आप बाकी पार्ट को भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करते। ठीक है, और स्क्रिप्ट को सोचा जाता है कि ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। राइट टू लेफ़्ट मतलब ऐसे, कि जैसे आप लिख रहे हो, जैसे, ठीक, ये क्लास। और आप देखोगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे जार्स पे, वेसल्स पे, कॉपर टूल्स पे, टेराकोटा टैबलेट्स पे, ज्वेलरी पे, आप हर जगह कोई ना कोई सिंबल आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप इतने सारे सिंबल्स हैं कि उनको डिसाइफर करना इजी नहीं है। ठीक, देन वेट्स। अच्छा, अब वेट्स की अगर हम बात करें तो हमें लगेगा कि कैसे ही चीज़ों को वहाँ पर देखा जाता होगा कि किस तरीके का वेट आइडेंटिफाई करने के लिए, जो हम लोग अभी प्रेजेंट मॉडर्न डे सिस्टम यूज़ करते हैं, केजीज और ग्राम्स एंड पाउंड, तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम यूज़ होता रहा होगा। बिल्कुल, तो जो भी सिस्टम था वो एक प्रिसाइज सिस्टम था, एक प्रॉपर इस्टेब्लिश सिस्टम था, उसी को फॉलो किया जाता था। और
उसको बनाया जाता था शर्ट स्टोन से, क्यूबिकल शेप में। ठीक, तो क्यूबिकल शेप में क्यों? ताकि एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन साइज रहेगा। तो वी विल गेट टू नो कि हाँ कितना वेट किसको आइडेंटिफाई किया, किस साइज़ के शर्ट स्टोन को किस साइज़ में और किस क्यूबिक में आइडेंटिफाई किया गया। जैसे मान लीजिए इस तरीके के दो हैं, तो ये लोअर डिनोमिनेशन वो कर रहा है शो, और ये हायर डिनोमिनेशन शो कर रहा है। देन लोअर डिनोमिनेशन के जो वेट थे वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 था। तो आप ये देखोगे कि ये 2 के पावर्स में है। और हायर डिनोमिनेशन का जो सिस्टम था वो 160, 200, 320 एंड 640 में था। मेटल स्केल पैंस भी आपको यहाँ पर मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन मूविंग ऑन, एंशियंट अथॉरिटी। अब हम देखेंगे कि वहाँ पर अर्बन सेटलमेंट है, स्ट्रक्चर है, तो कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता होगा। मोनार्की, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का अथॉरिटी थी, या फिर कैसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि अथॉरिटी थी या फिर नहीं थी। देन देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। फॉर इंस्टेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स आर एविडेंट इन पॉटरी, सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स। ठीक है, बट इसका एक सिंपल सा रीज़न हमको जो अज्यूम करना है कि अथॉरिटी जब होती है तो यू हैव थिंग्स इन अ वेरी प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड वे। क्योंकि जब आपके ऊपर अथॉरिटी होगी तो हर कोई, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो गुजरात में हो सेटलमेंट में, चाहे वो पाकिस्तान के साइड वाले एरिया में हो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उस टाइम तो इंडिया का पार्ट था, इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है तो जो है आपका वहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिली इन टर्म्स की सील्स का साइज़, वेट्स का रेशियो, आपका ब्रिक्स का रेशियो, ब्रिक्स का साइज़, वो सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलती हैं यहाँ पर। और वो सब चीज़ें सिमिलर मिलती हैं गुजरात में, जम्मू में, पाकिस्तान के साइड वाले हड़प्पा में, मोहनजोदारो में। तो यू फाइंड कि कोई ना कोई एक अथॉरिटी होगी जिसने डिसाइड किया होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहनी चाहिए। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी से क्या होता है कि व्हेन यू हैव अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, थिंग्स आर इजी टू मैनेज। इसीलिए सबसे पहला एविडेंस जो हमको मिलता है तो हमें ये मिलता है कि एंशिएंट अथॉरिटी थी, तो यूनिफॉर्मिटी इसी वजह से एग्जिस्ट करती थी। देन पैलेसेस एंड किंग्स, लार्ज बिल्डिंग मोहनजोदारो में है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलेस की तरह लेबल किया है, बट वहाँ पर कोई स्पेक्टैकुलर फाइंड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेक्टैकुलर फाइंड्स वर नॉट एसोसिएटेड विद इट। मतलब कि उस पैलेस में कोई अलग सी चीज़ नहीं मिली है कि जो उसको आइडेंटिफाई करे कि हाँ यहाँ पर राजा रहते थे, या फिर यहाँ पर रूलर कोई रहता था, या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट फंक्शन करती थी। वो एक बड़ा एरिया है, पैलेस की तरह है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पैलेस आइडेंटिफाई किया है। स्टोन स्टैचू मिली है एक प्रीस्ट किंग की, इस तरीके की, ये देखिए। अब प्रीस्ट किंग हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जो मॉडर्न डे प्रीस्ट्स हैं, या फिर जो बाद में एंशिएंट टाइम में, मिडीवल टाइम्स में जो हम लोगों को एविडेंस मिलते हैं, जो हम लोगों को डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, हम उसके बेसिस पर ही इसको फिर से अज्यूम करते हैं कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ प्रीस्ट किंग। या तो ये प्रीस्ट था जो रिलीजियसली सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था, हेड था, या फिर ये किंग था, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया प्रीस्ट किंग। और इसको क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आप देखो एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फैशन्ड वे में ये आप इसने शॉल को कवर किया हुआ है। सर पे जो हेडबैंड है, इट विल सिंबलाइज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी लाइक अ क्राउन, टियारा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट रॉयल लोग पहनते थे। तो जो अब आप देखोगे कि इम्पोर्टेंट रॉयल लोग पहनते थे, तो हम लोग इसी से रिलेट करके फिर से ये चीज़ अज्यूम करेंगे कि इसमें भी सेम चीज़ें या सिमिलर चीज़ें थीं। अच्छा, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वहाँ पर कोई रूलर्स नहीं थे हड़प्पन सोसाइटी में, और हर किसी का इक्वल स्टेटस था। बट इक्वल स्टेटस का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे कोई रूलर ना हो, क्योंकि आप यूनिफॉर्मिटी कैसे लाओगे?
आप कई सारे लोग होंगे, सबका एक ओपिनियन होगा, तो उस चीज़ को यूनिफॉर्मिटी कैसे ही लाओगे। तो इसी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं कोई एक सिंगल अथॉरिटी रही होगी जो चीज़ों को गवर्न करती होगी, अपने कंट्रोल में रखती होगी। अब आते हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन पे। दी एंड ऑफ सिविलाइजेशन, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों ने जब 3 फेज़ पढ़े थे, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन, तो जब आप लेट हड़प्पन पढ़ते हो तो आप उसी में देखते हो कि धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है 1900 CE से, हम BCE से हम लोगों ने पढ़ा है 1300 BCE तक। बट ऐसा नहीं होगा, आप देखो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, हम किसी भी हिस्ट्री के टाइमलाइन की बात करेंगे। 1 मिनट के लिए आपका फिर से मैं अलग से टाइम लूँगा। हम किसी भी हिस्ट्री के टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो हम एक क्लियर बाइफरकेशन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एंशियंट है, एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक मिडीवल है, यहाँ से यहाँ तक मॉडर्न है। कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं होती है, वो बस डिफरेंशिएट इसी बेसिस पर होता है कि किसके फीचर ज़्यादा आ रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी था, तो 1900 BCE से 1300 BCE इसलिए टाइम दिया गया क्योंकि इसी के थोड़ा पहले से ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट हो गया था उसके डिक्लाइन का, और इसके स्टार्ट होते होते चीज़ों को और कॉन्क्रीट वे में ग्रेजुअल डिक्लिनेशन होने लगा। ठीक है, देन अब हमको क्या सोर्सेज मिलेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डिक्लाइन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अब आप देखोगे कि 1900 BCE के बाद से मटीरियल कल्चर जो है, मटीरियल कल्चर का मतलब होता है मटीरियल कल्चर। देखिए, एक आपका होगा कल्चर जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। एक होता है मटीरियल कल्चर विच मीन्स कि विच कैन बी टच्ड या फिर फिजिकल तरीके से, जैसे आपका पॉटरी हो गई, सील्स हो गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आप देखोगे कि मटीरियल कल्चर में कहीं ना कहीं डिसअपीयरेंस होगा चीज़ों का धीरे धीरे, जैसे कि वेट, सील्स, स्पेशल बीड्स, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों का बनाना धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो ये शो करेगा कि एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ। ठीक, किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन, कि किसी तरीके की टेक्नोलॉजी थी उसी को कंटिन्यू कर रहे थे, उसको और इम्प्रूव किया, नहीं, वो सब चीज़ें भी यहाँ से धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक होंगी डिटोरियोरेट होंगी, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे पब्लिक स्फीयर्स से गायब होने लगेंगे, और आर्टिफैक्ट्स और सेटलमेंट्स इंडिकेट करेंगे कि जो लेट हड़प्पन है वो वापस से रूरल वे ऑफ लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जब आप ये चीज़ें देखते हो कि धीरे धीरे चीज़ों का गायब होना, टेक्नोलॉजी का डिक्लाइन होना, कल्चर का डिक्लाइन होना एक जेनिथ के बाद, क्योंकि आपने देखा स्टार्टिंग में हड़प्पा ने शुरू किया, स्टार्ट किया, ऐसे हुआ, फिर उसके बाद वो ऐसे नीचे आने लगा, जिससे ये चीज़ शो करती है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे देखें, कि यहाँ पर ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा है। तो ग्रेजुअल डिक्लाइन के लिए जो हमारी कई सारी चीज़ें हैं, वो कई सारी चीज़ों में आपके आर्टिफैक्ट्स का बंद हो जाना, प्रोडक्शन, आपका ट्रेड का बंद हो जाना, या फिर कंस्ट्रक्शन में डिटोरिएशन होना, मतलब जिस तरीके से आप प्लान्ड स्ट्रक्चर वे में काम पहले करते थे वो चीज़ें वापस से अनप्लान्ड तरीके से हो गई, या फिर उनमें उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए थे। सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि क्लाइमेट चेंज हुआ, फ्लड्स आई, डिफॉरेस्टेशन हुआ, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं कि जब धीरे धीरे आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर डिक्लाइन होता है, क्योंकि लोग मूव ऑन करेंगे फ्रॉम प्लेस ऑफ अफेक्टेड रीजन टू दी सेफर एरियाज़। तो जब वहाँ पर जाएंगे तो आप अपनी टेक्नोलॉजी, पुरानी चीज़ों को छोड़ जाओगे और वहाँ पर नए तरीके से शुरू करोगे, और हो सकता है कि यू माइट हैव लॉस्ट थिंग्स ऑफ इम्पॉर्टेंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया विच वॉज अफेक्टेड बाय सच changes, climate change, deforestation, excessive floods. Then moving